हेलो दोस्तों, पेबल्स में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के ज़रिए हम आपस में बहुत कुछ बातें करते हैं। आज का हमारा विषय है आरक्षण। हाँ, मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा सेंसिटिव और एक्सप्लोजिव सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे इस बात पे कोई बहस नहीं करनी कि किसे आरक्षण मिलना चाहिए, किसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण देश से जाना चाहिए, आना चाहिए। बस इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं आज आपको एक ऐसे मुद्दे पर विचार करने के लिए विवश करने जा रहा हूं जिससे आप आपकी अगली आने वाली पीढ़ियां बचा सके, उन्हें बर्बाद होने से बचा सके। क्योंकि मेरे ख्याल से आरक्षण एक स्लो पॉइजन है, एक धीमा जहर जो हमारे देश में फैलता जा रहा है। अब आप कहेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे, बहुत सारा बहस करेंगे कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। तो प्लीज उस बारे में बहस मत कीजिए। बहुत बार हम हमारे नजदीकी फायदे के लिए हम अपना दूर का नुकसान कर लेते हैं, और उसी तरह से ये आरक्षण भी हमारे देश में एक जहर का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है एक जहर? क्यों मैं इसे एक जहर कह रहा हूं? अब ध्यान से सुनिए। आप में से बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आरक्षण के मारे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें सचमुच आरक्षण की जरूरत है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो सारे लाभ ले रहे हैं। उन सारे लोगों से मुझे कुछ कहना है। चलो, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मनगढ़ंत फिक्शियस कहानी सुनाता हूं। एक घटना, एक प्रसंग मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि अपने देश में एक बहुत ही भयानक वायरस घुस आया है, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर दवा तो निकाली है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया, सरकार ने ऐसा डिसाइड किया कि यह दवा सिर्फ जिन्हें आरक्षण मिल रहा है उन्हीं आरक्षित जाति प्रजातियों को दी जाए, उन्हीं जातियों को यह दवा दी जाए जिन्हें आरक्षण मिलता है, जो आरक्षित है। तो क्या होगा? डेफिनेटली जो आरक्षित है, बहुत भयानक वायरस है, जो आरक्षित लोगों को ये दवा मिल रही है वो तो बच जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन जिन्हें आरक्षण नहीं है, क्या वो मर जाएंगे सारे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो जिस अफ्रीका से एबोला, एड्स जैसे महाभयानक वायरस बाहर निकले हैं, उस अफ्रीका में तो मनुष्य बस्ती होनी ही नहीं चाहिए थी। वहां तो सब के सब अब तक मर जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति अपने आप जीने का एक मार्ग ढूंढ लेती है, अपने आप जीने का एक मार्ग ढूंढ लेती है। आपको पता है कि हम जो टीका लगाते हैं छोटे बच्चों को, पोलियो का या देवी का, ये जो टीका लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? हमारे शरीर के अंदर एक सैन्य दल होता है, व्हाइट सेल्स, जो हमारे शरीर के रक्षक है। उन्हें पता होना चाहिए कि आपको भविष्य में शायद किससे लड़ना पड़े, और उसके लिए आपकी तैयारी करवाने के लिए यह टीका दिया जाता है। बहुत ही माइल्ड मात्रा में, अगर आपको पोलियो का डोज दिया जा रहा है, आपके बच्चे को लस दी जा रही है, तो इसका मतलब पोलियो के विषाणु बहुत ही माइल्ड करके आपके बॉडी के अंदर छोड़े जा रहे हैं, ताकि उन्हें आपके व्हाइट सेल्स मार सके, और मारते वक्त वो सीख सके कि पोलियो से कैसे लड़ना है। यही होता है लसीकरण, यही होता है, टीका इसी के लिए लगाया जाता है। तो फिर क्या होगा? शुरू में तो बहुत सारी मौतें होंगी बिना रक्षित जातियों में, लोग मरेंगे, बहुत सारे मरेंगे, क्योंकि उनको दवाई नहीं मिल रही। लेकिन प्रकृति अपने जीने का मार्ग स्वयं ढूंढ लेती है। तो कुछ काल बाद उनके बॉडीज में एंटीबॉडीज तैयार होने लगेंगे। उस
रोग से कैसे लड़ना है उसकी क्षमता उनकी बॉडी में तैयार होने लगेगी, और फिर उनकी अगली पीढ़ियां जो है वो उस वायरस की शिकार नहीं होंगे। वो बहुत ही सफलता से उस वायरस का मुकाबला करेगी और उन जैसे कई और वायरसों का भी वो सफलता से मुकाबला कर पाएगी, सक्षम हो जाएगी उनकी बॉडी। अब ये तो हो गया कि प्रैक्टिकली आप बॉडी की वाइट सेल्स की बात कर रहे हो, लेकिन उसी तरह से आपके शरीर से कई गुना तेज और कई गुना शक्तिशाली होता है आपका मन। आपके मन में भी आप देखते हैं कुछ लोग बहुत डरते हैं, कुछ लोग बिंदास किसी भी संकट के सामने जाते हैं, तो ये उनकी मानसिक अवस्था है, उनके मन की ताकत है वो। अब आप आरक्षण का विषय लीजिए। आज क्या हो रहा है, जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है वो लोग अपने बच्चों को, क्योंकि उनको खुद पढ़ाई में भी झगड़ना पड़ता है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, टॉप में आना पड़ता है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, एजुकेशन लेना पड़ता है, फिर जब वो नौकरी में जाते हैं तब वहाँ भी उन्हें झगड़ना पड़ता है। तो ऐसे उनकी बॉडीज़ में ये एंटीबॉडीज़ एक लड़ने की क्षमता, एक लड़ने का जज्बा उनके मन में तैयार हो जाता है और वो किसी भी परिस्थिति में लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। कभी हार नहीं मानते वो लोग, कभी हार नहीं मानते, लेकिन जहां हो सके जैसा हो सके अपना मार्ग निकालते हैं और सफल होते हैं। और ये बात तो जाहिर है कि अगर आपने आपका जीवन लड़कर जीता हो, लड़कर सफल बनाया हो, तो आप आपके बच्चों को भी वही सिखाओगे। तो ये जो पीढ़ियां है वो अपने बच्चों को और बच्चे उनके बच्चों को यही सिखाते जाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें एक लड़ने का जज्बा उनके मन में तैयार होगा, 100% तैयार होगा। किसी भी परिस्थिति से मार्ग निकालने की क्षमता उनके मन में जरूर तैयार होगी, अगली अनेक पीढ़ियों में वो तैयार होगी। इसके विरुद्ध फिर से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण लेना गलत है या सही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मैंने देखा है, आजकल मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाता हूं, वहां मैंने देखा है, वहां एक लड़के ने मुझे कहा कि सर मेरे कॉलेज की फीस तो मैं पॉकेट मनी से भरता हूं। यानी नॉन रिजर्वेशन कैटेगरीज में फीस थी 1,20,000 और ये लड़का भर रहा था 1,600 रुपए, जिसमें से 700 रुपए उसको 3-4 महीने के बाद वापस मिलते थे। आई वॉज वेरी क्यूरियस कि मैंने सोचा कि ऐसे कितने लड़के, मैंने जताया नहीं, लेकिन मैंने एक ऑफिस से लिस्ट निकाली उनकी, और वो सब लड़कों की लिस्ट मैंने एक सेमेस्टर के बाद देखा और मैंने तभी एक रिसर्च किया कि जो रिजर्व कैटेगरी से आए हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी से आए हैं उन बच्चों का रिजल्ट्स, मार्कशीट्स मैंने टैली की, और तभी मैंने देखा, 100% नहीं, तभी मैंने देखा मैक्सिमम जो 100% पास हुए थे वो सब अनरिजर्व कैटेगरी से थे, और जिनके कुछ सब्जेक्ट्स रह गए थे, जिनको मार्क्स कम थे, वो सारे रिजर्वेशन कैटेगरी से आए थे। हाँ, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि ये लिस्ट में, दोनों लिस्ट में थे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर आप अनरिजर्व हो तो आप बहुत होशियार हो या रिजर्व हो तो बहुत बुद्धू हो, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, दोनों में थे, लेकिन परसेंटेज वाइज ये चित्र वहां पर था। ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों हुआ? ये एक मानसिकता है। ऐसा हम कहते हैं कि हमारी कमाई से तो जरूरतें पूरी होती है, शौक तो सारे माँ बाप पूरे किया करते थे। अगर आपको किसी भी प्रकार का एजुकेशन से शुरू करते हैं, एजुकेशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, 45-50% को आप एडमिशन मिल रही है, आपकी फीस आपके पॉकेट मनी से भरी जा सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी बच्चों की परिस्थिति ये है, लेकिन वहाँ मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसे बच्चे देखे थे कि जिनके माँ बाप
गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे थे, 2-2 3-3 फ्लैट्स थे उनके, फिर भी वो आरक्षण सभी फैसिलिटीज ले रहे थे। अब ऐसे में मानसिकता कैसे हो जाती है कि उन्हें ना तो उस एजुकेशन की परवाह होती है, क्योंकि अगर एक साल वेस्ट भी हो जाए तो अगले साल की फीस 1400 रुपया 1600 रुपया तो भरना है, क्या फर्क पड़ता है उससे। अब जब ये उनके मन में तय था कि भले कितने भी कम मार्क्स मिले, भले हमारे यहां कितनी भी एटिकेटी लगे, भले हम पढ़ाई ना करें, कम मार्क्स मिले तो भी एडमिशन तो पक्की है, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब, हमारा रिजर्वेशन तो है ही, वहां भी हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ उन्हें बहुत इजीली मिल रहा है। तो आगे जाके यही बच्चे अपने बच्चों को भी वही सीख देंगे जो उन्होंने सीखा है कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है, एडमिशन तो मिलेगी, बाद में जॉब भी मिलेगा, तो क्यों मेहनत करनी है। इसके विरुद्ध जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आए थे, जो लड़के आए थे, जो उन्हें पता था कि अगर हम ऑल क्लियर नहीं होंगे तो हमारा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि हार्डली 10-15% जगह बची है जिसमें हमें टॉप रैंक पे आना है। मैंने 4th ईयर लास्ट फाइनल ईयर्स का रिजल्ट भी देखा। प्लेसमेंट में जहां बड़ी कंपनियां आती है, प्लेसमेंट सेल में आईटी, वो आईटी का कॉलेज था, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, वहां पर ज्यादातर परसेंटेज ऐसे लड़कों का था जो अनरिजर्व्ड थे, क्योंकि उन कंपनियों में ना तो आपका रिजर्वेशन चलता है और ना दूसरा कोई टैक्टिक्स चलते हैं। वहां तो एक ही कायदा होता है, अपना स्किल, अपना हुनर दिखाओ, अपनी योग्यता सिद्ध करो और फिर अंदर आओ। अब ये बच्चे जो वहां जाएंगे, जो अनरिजर्व्ड वाले हैं, जिन्हें मेहनत करने की क्षमता है, उन्होंने मेहनत की है, उनको पता है कि हमें बिना लड़े मतलब लोगों से नहीं, परिस्थिति से, बिना परिस्थिति से लड़े, बिना अच्छे मार्क मिले हमारा आगे कुछ नहीं हो सकता, तो ये बच्चे आगे जाकर भी अपने बच्चों को वही सिखाएंगे। अपनी परिस्थिति से लड़कर जहां कहीं ज्ञान मिले, एजुकेशन मिले, जहां कहीं मार्ग मिले, वो नए नए मार्ग ढूंढ कर निकालेंगे। अगर आप किसी अंधेरी गुफा में फंसे हो तो आप शांत बैठोगे नहीं, आप कहीं ना कहीं बाहर जाने का मार्ग तो निकाल ही लोगे। प्रकृति भी अपना मार्ग खुद निकालती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों की पीढ़ी अपने अगले बच्चों को, उनके बच्चों को यही सिखाती जाएगी कि लड़ना कैसे है। मानसिक दृष्टिकोण से पीढ़ी दर पीढ़ी ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे और यहां बच्चे, अगली पीढ़ियां वीक होती जाएगी, मानसिक दृष्टिकोण से वीक होती जाएगी, क्योंकि मेहनत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। अब फिर से हम उस उदाहरण पर आते हैं जहां हमने वायरस का उदाहरण लिया था। अब ऐसा मानो कि अचानक गवर्नमेंट ने, सरकार ने कुछ प्रॉब्लम हुआ और उस दवाई का उत्पादन, प्रोडक्शन बंद कर दिया, उस दवाई का प्रोडक्शन बंद हो गया। अब देश के सभी रिजर्व और अनरिजर्व्ड सभी लोगों के पास दवाई नहीं है। अब चित्र क्या होगा? सपोज एक पीढ़ी चली गई, अब चित्र क्या होगा? जिन लोगों को दवाई पहले भी नहीं मिली थी, उन्होंने अपने बॉडी में, प्रकृति ने उनके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार किए हैं, लेकिन जो दवाई ले रहे थे उनमें और उनकी अगली पीढ़ी में ये क्षमता ही नहीं है कि उनसे कैसे लड़े। ना तो उनमें लड़ने की क्षमता है, ना परिस्थिति से मार्ग निकालने की योग्यता। और अब बहुत ही बड़े स्केल पर, शुरू में जितने विनारक्षित लोग मरे थे उससे कई गुना ज्यादा स्केल पर ये लोग मरेंगे।
क्योंकि वो टिक ही नहीं पा रहे प्रकृति के सामने। उनमें वो क्षमता ही नहीं है, वो मानसिक क्षमता या वो शारीरिक क्षमता ही नहीं है जिससे वो आगे जा सके, जिससे वो जी सके, जीवन की लड़ाई वो जीत सके। और फिर उस वक्त सबसे बड़ी बर्बादी हमारे देश की ही होगी। लोग कोई भी मरे, किसी का भी नुकसान हो, फाइनली नुकसान तो हमारे देश का ही होने वाला है। तो मेरी विनती है उन लोगों से, मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सचमुच आरक्षण की ज़रूरत है, लेकिन मैं उनसे विनती करता हूँ जिन्हें आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी वो ले रहे हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि आज के आपके फायदे के लिए आपके अगली अनेक पीढ़ियों का नुकसान मत कीजिए और उसके साथ देश का नुकसान मत कीजिए। भले देश के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, सब अपने बारे में सोचते हैं, तो चलो अपने और अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए। उनमें वो लड़ने का जज्बा, वो लड़ने की क्षमता पैदा कीजिए, न कि उनको सहज सुंदर ऐसे थाली सजा के हाथ में दे दी, आरक्षण की थाली सजा के दे दी और उनकी मानसिक क्षमता नष्ट कर दी। ऐसा मत कीजिए। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि मेरा विषय या मेरा अनुमान किसी भी व्यक्ति को आरक्षण लेने से रोकने का नहीं है। मुझे सिर्फ ये एक मुद्दा आपके नज़र में लाना था कि ये आरक्षण का जहर किस प्रकार से काम कर रहा है और किस प्रकार से अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों पर काम करेगा और अल्टीमेटली हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान इसमें हो सकता है। क्योंकि हमारा आयुर्मान जो है वो 60-70 साल का है, लेकिन हमारे बाद भी हमारे बच्चे तो यहाँ रहेंगे, देश तो यहीं रहेगा अगले सैकड़ों साल तक। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ विचार हैं, तो मुझे ज़रूर लिखिए, यहाँ पर हम ज़रूर उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बारे में ज़रूर सोचिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।